अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का, एक एक उस मैसेज को मैं पढ़ता हूं जो आप स्टोरी सुनने के बाद नीचे लिखते हैं। तमाम लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कहानी की कि आपकी स्टोरी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है, मज़ा आता है, नींद आ जाती है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे भी मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि ये सच है कि आज एक बहुत ही मसरूफ़ लाइफ है, उसमें से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसका एक ऐसा नशा लगा है कि इसका तो बाकायदा से इंतज़ार होता है कि कब स्टोरी आएगी और हम कहानी सुनेंगे। तो क्या आप इसकी 2 से 3 प्रोग्राम हफ्ते में बना सकते हैं? तो काफ़ी दिनों से मैं मैसेज ये पढ़ रहा था, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि इनको आप तादाद बढ़ा दें। देखिए, मैंने आपकी ही मोहब्बत में मैं एक स्टोरी सुनाता था, तब आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा कहा तो मैंने एक की बजाय 2 कहानियाँ शुरू कर दी। जहाँ तक रहेगी बात 3 स्टोरियों की, मैं अगर राज प्रोग्राम साथ में ना कर रहा होता और रिव्यू टाइम भी है उसके अंदर और रूहानियत वाला प्रोग्राम भी है, 3 प्रोग्राम अलग हैं, 2 प्रोग्राम ये हैं स्टोरीज़ के, तो 5 प्रोग्राम बनते हैं। अगर मैं ये 3 कर लूँ तो 6 प्रोग्राम बन लें। यकीन मानिए, राज ही इतना मुश्किल प्रोग्राम है एडिट करना कि मेरे लिए पूरा वीक जो है उसमें एक छुट्टी भी नहीं है और मैं मुसलसल राज की एडिटिंग चलती है। उसमें लोगों का पढ़ाई करके चेक करना, बताना और हल करके देना, वो भी साथ साथ चलता है। मैं एक के बाद ये जो दूसरी स्टोरी 2 हफ्ते में मैं आपको सुना रहा हूँ, यकीन मानिए कितना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार को देख के, आपके एक सुनने के लिए जो बेचैनी और इंतज़ार होता है उसको देख के मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको 2 सुनाऊँ। 3 का मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ, आगे क्या सिचुएशन हो सकती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2 भी जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुश्किल हो जाता है कहानी को पढ़ना और उसके बाद सिलेक्ट करना, एक एक कहानी सुननी पड़ती है और उसके बाद आपको सुनाना, और साथ साथ जो बाकी प्रोग्राम हैं वो भी यकीन मानिए फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। और मैं इस वक्त भी, आज भी मेरे बोलने से आपको लग रहा होगा अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, बुखार वाली कंडीशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आज भी स्टोरी जो है मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है। और जैसे मैं कहता होता हूँ कि मोहब्बतों को बांटा करें, तो मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहानी का इंतज़ार करते हैं, तो तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं आज भी आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा सेहतयाबी के लिए। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। बस मोहब्बतों को बांटते रहें, यही एक सेटिस्फेक्शन है कि मरने से पहले अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से जो अशरफुल मखलूक़ात है, हम इसके काम आ सके, हम इसको कोई खुशी दे सके और नफ़रतों को ख़त्म करें। कोई आपको बुरा भला कुछ भी कहता है, माफ़ कर दें उसको। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। आज की कहानी जो मुझे इंडिया से भेजी गई है, एक सच्ची कहानी है। वो कहते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमने उनसे सुन रखी है और एक नहीं कई लोगों ने इस कहानी को सुन रखा है। नाम जो है उन्होंने कहा जी ये आप फ़र्ज़ी रख लें। तो मैंने उनसे ये बात भी की, तो पूछा तो जब सच्ची कहानी है इसके, क्योंकि कहानी बड़ी मज़े की थी जब मैंने सुनी, तो मैंने कहा इसके नाम फ़र्ज़ी क्यों? उन्होंने कहा नहीं, बस आप इसको फ़र्ज़ी रख लें। मैं कहा ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता होता। मैंने कहा जी बता दीजिए कौन, क्या नाम रखूँ उनका? तो उन्होंने कहा जो किरदार है उसका नाम रख दें बशीर, ये उससे मिलता जुलता नाम है। ठीक है जी, मैंने कहा। बशीर जब इस दुनिया में आया तो उसकी माँ और उसका बाप बहुत खुश थे, क्योंकि सब मुबारक देने वाले इस बच्चे को देखते तो हैरान हो जाते। बहुत ही अल्लाह ताला ने प्यारा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, चाँद सा बेटा दिया था। जो भी देखता दिखता ही रह जाता। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। माँ बाप गरीब थे, एक ऐसे इलाके में रहते थे जो छोटा सा एक देहात था, बहुत ही बैकवर्ड इलाका था, लेकिन घरों के साथ दीवारें, जो कच्ची दीवारें थी वो तो मिली हुई थी, लेकिन दिल एक दूसरे के साथ धड़कते थे। प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मोहब्बतें आज भी हैं, कम हो गई हैं। पुराने वक्तों में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा थी। दूसरों के दुख सुख को अपना दुख सुख समझा जाता था
और दूसरों की खुशी में दूसरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज ऐसा वक्त चल रहा है, कोई किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होता, जेलस हो जाता है, और किसी को दुखी और परेशान देख के दूसरे खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ है। वो वक्त था, जो पुराना वक्त था, जब किसी के यहाँ दुख होता था तो उस वक्त भी सब शरीक होते थे और उसका सहारा बनते थे, उसकी फाइनेंशियली मदद भी करते थे, और जब खुशी होती थी तो तब भी बढ़ चढ़कर इस तरह हिस्सा लिया जाता था जैसे घर उनका अपना घर हो, वो उनके अपने हों। बहुत ही मोहब्बतों का दौर था। वक्त इस तरह तब्दील हुआ, यकीन मानिए आज देखता हूँ मैं, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। मोहब्बतों का वो दौर था और गांव वालों ने भी बढ़ चढ़ के ना सिर्फ मुबारकबाद दी, बल्कि उस गरीब फैमिली जिसके यहाँ शादी के 5-6 साल बाद जो पहली औलाद हुई थी बेटे की सूरत में, और वो भी चांद सा बेटा, तो उन्होंने उनकी गुर्बत को सामने रखते हुए सब ने उनके यहाँ एक जश्न का प्रोग्राम बनाया। वो कहते हैं बाकायदा गाँव वाले ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब पैसे डाले थे या जिस तरह भी अरेंजमेंट किया था, मिलके सब ने किया था, और उसके बाद खुशी मनाई गई और उस बच्चे का नाम बशीर रखा गया। जैसे जैसे बशीर बड़ा हुआ तो और ही खूबसूरत होता गया। वो जो मासूम इस दुनिया में आया था, जिसको सारे चांद सा चेहरा कह रहे थे, वो वाकई जैसे जैसे बड़ा होता गया तो चेहरे के नक्श इसके और खूबसूरत होते गए कि वो कहते हैं उस गांव का, यूं कह लीजिए, सबसे खूबसूरत बच्चा था। लेकिन कुदरत को कुछ आगे और मंजूर होना था। तकरीबन वो 6 साल का था कि पहले उसकी माँ चल बसी और कुछ अरसे बाद उसका बाप चल बसा। अब उसका इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई ना था। खाला कलसूम जो उसकी माँ की बहन थी, उसके यहाँ कोई औलाद ना थी, शौहर उसका भी मर चुका था। बशीर की माँ से वो काफ़ी उम्र में बड़ी थी। उसने ये जिम्मेदारी कबूल की कि बशीर को अपने यहाँ ले गई, और जिस तरह उसकी माँ उसकी परवरिश कर रही थी एक चांद से चेहरे वाले बच्चे की, जिस तरह गुर्बत होने के बावजूद वो देखभाल करती, ख्याल रखती, उसी तरह खाला कलसूम ने उसको महसूस तक नहीं होने दिया कि उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। उसने बाप का प्यार भी दिया और माँ का प्यार भी दिया बशीर को। उसकी ऐसी तरबियत की कि देखने वाले कहते हैं जितना ही खूबसूरत है माशाल्लाह, उतना ही तमीज़दार और फर्मा बरदार है। यही तमीज़ उसको अपनी माँ से भी मिली थी और बाद में खाला ने भी उसकी ऐसी ही तरबियत की। दूसरों का बहुत ख्याल रखता था, सबके काम भाग भाग के करता। कोई काम, कोई बात उसको कह देता तो वो इतना खुश असलूबी से उसको अंजाम देता कि सारे उसको दुआएं देते और खुश होते। उस छोटे से गांव का वो एक हीरा था, दिलों की धड़कन था, सब उससे बेइंतहा प्यार करते थे। घर में गुर्बत थी, तालीम उसने हासिल नहीं की थी। घर में जो कुरान मजीद उसको पढ़ाया गया था वही वो पढ़ा था, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने फ़ैसला किया कि अब मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए और खाला की मदद करनी चाहिए। और जिनके यहाँ गुर्बत होती है उनके यहाँ ये एहसास शुरू से ही पैदा हो जाता है कि अब हमने अपने घर वालों को मज़ीद काम नहीं करने देना, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत काम कर लिया है, अब हमें इनका सहारा बनना है। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं शहर जाऊं और वहाँ से मज़दूरी करूं और अपनी खाला का सहारा बनूं। उसने खाला से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं शहर जाता हूँ, किसी जगह पे मज़दूरी करता हूँ तो खाला, ताकि मैं अब आपका सहारा बना सकूँ। खाला ने कहा बेटा मेरी भी ख्वाहिश है, तू मेरा बेटा है, तू कमाए, तू इतना कमा के लाए कि मैं जमा करूँ और तेरी शादी करूँ, इस घर में दुल्हन लेके आऊँ। जो मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है कि इस घर में दुल्हन आए। लेकिन बेटा मेरा एक ही तू लख्ते जिगर है, तुझे अगर मैं शहर भेज दूँगी मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं चल बसूँगी। जो भी करना है इसी देहात में ढूंढो, शहर मत जाओ। बशीर के अंदर जो ख्वाहिश पैदा हुई थी वो ये थी कि शहर के अंदर मैं कमाऊँगा तो कुछ ज़्यादा पैसे कमा के लाऊँगा, इस देहात के अंदर रहूँगा तो इतना ज़्यादा मैं शायद ना कमा सकूँ। उसको
कुछ यार दोस्त भी थे और गांव के बुज़ुर्गों के पास भी वो महफ़िल में बैठता था, वो उसकी दुआएं देते, उसको मशवरे देते। उनसे भी जब उसने ये मशवरा लिया तो उन्होंने कहा, तुम्हें शहर जाने की बजाय यहाँ पे ट्रैक्टर चलाना सीख लो, तुम यहाँ हल चला सकते हो। उसको ये बात अच्छी लगी और उसने ट्रैक्टर सीख के हल चलाना शुरू कर दिया। गांव के अंदर, छोटे छोटे देहातों के अंदर ऐसा होता है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर के में आजकल तो मैंने कहा ना, वक्त और हालात तो बहुत बदल चुके हैं। वो मोहब्बतों का शहर था, उसमें फ़र्क नहीं होता था। लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ें भी दे देते थे, तोहफ़तन भी पक्की पक्की कीमती तरीन चीज़ें दे देते थे। और किसी के पास अगर कोई काम नहीं होता था तो आगे बढ़ के उसके लिए ज़बरदस्ती काम निकाल के ले आते थे कि यार ये वाला काम कर दो, हम तुम्हें इसके बदले ये पैसे देंगे। तो इस तरह गांव वाले ने भी उसके लिए काम निकाला, ट्रैक्टर जो था उसके हवाले किया और वह सबकी जो ज़मीनें थी उनके अंदर जाता, हल चलाता और उसके बदले उसको पैसे मिल जाते। एक दिन किसी काम के सिलसिले में वो ट्रैक्टर पे कहीं जा रहा था, शायद दूसरे गांव वो जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा 3 लड़के आपस में लड़ रहे थे। उसने फौरी तौर पे वहाँ पे ट्रैक्टर की ब्रेक लगाई, क्योंकि बशीर की एक बात मैं बताना भूल गया, जहाँ पे वो फर्मा बरदार था, वहाँ भाग भाग के काम करता था। वहाँ पे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, जितना ही खूबसूरत उसका चेहरा था, उतना ही उसका एक ऐसा जिस्म था जो कसरती जिस्म था, जिसमें वो वर्जिश इस तरह की करता कि उसको शौक़ था कि वो पहलवान बन सके। वो खाड़े में भी जाता, प्रॉपर पहलवानी नहीं करता था, लेकिन इस तरह रनिंग करता, भागता, उठक बैठक करता, इस तरह की एक्सरसाइज करता, वर्जिश करता कि उसका जिस्म मजबूत हो। कड़ियल जवान तो वो बन रहा था, लेकिन उसके बावजूद अपने जिस्म को खूबसूरत ढालने की कोशिश भी करता था। इसलिए वो एक बहुत ही मजबूत जिस्म का मालिक था, एक ताकतवर जिस्म का मालिक था। ये पहला मौका था कि उसने किसी को लड़ते हुए देखा, तो वहाँ पे ट्रैक्टर अपना रोका और उनको आवाज़ दी और छुड़वाने की कोशिश की। जब वो नहीं छूटे तो आगे बढ़ के उन्होंने धक्का दे के उनको हटा दिया। तो उनमें से जो एक लड़का था और उसकी तरफ देख के बोला कि तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले, पीछे हट जाओ, तुम्हारा इस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसने उसको रोका, उसको कहा लड़ना अच्छी बात नहीं, और समझाने की कोशिश की। तो उसने आगे बढ़ के बशीर को धक्का दे दिया। वो इतनी ज़ोर से उसको धक्का दिया कि वो शायद उसकी जगह पे कोई और होता तो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता। उसको उड़ता हुआ तो पीछे ना गया, लेकिन 2 कदम वो पीछे हो गया। इतना ज़ोर से उसने उसको दोनों हाथों से पुश किया था, धक्का दिया था। ये पहला मौका था कि वो तैश में आया और बशीर ने आगे बढ़ के उस लड़के को एक थप्पड़ ऐसा रसीद किया, वो इतने ज़ोर से उसको थप्पड़ पड़ा कि वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया। जो दूसरा लड़का उसके साथ, उसका साथी लड़ रहा था, वो उसको ज़मीन पे गिरते देख, ज़मीन पे उसने जैसे ही गिरते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये जो सामने खड़ा है शख्स ये बहुत ही ताकतवर है। उसने उसको कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कहा और भाग गया। वो जो अकेला लड़का जिसको ये दोनों मार रहे थे, उसको हाँ भाई कौन हो तुम? उसने कहा यार ऐसे ऐसे मसला है, ऐसे ऐसे। उसने कहा जाओ यार। और वो भी इतनी देर में लड़का उठ गया। उसने भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें देख लेंगे। उस लड़के को उसने भेज दिया जिसको उसने छुड़वाया था, अपने ट्रैक्टर पे बैठा और अपने काम पे चल पड़ा। जो उसने काम करना था किया और घर आ गया। इस वाक़े को भूल गया क्योंकि एक आम सी एक लड़ाई थी, उसने किसी को छुड़वाया था, किसी ने धक्का दिया और उसने भी गुस्से में थप्पड़ मार दिया जिससे वो लड़का नीचे गिर गया। शायद वो ये बात भूल गया था जिसको उसने थप्पड़ मारा था, और जो उसके साथ लड़का खड़ा था जो भाग गया था ये कह के कि मैं तुम्हें देख लूँगा, वो साथ वाले गाँव का किसी ताकतवर फैमिली से ताकत रखने वाले एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जो अमीर फैमिली थी। यूँ कह लीजिए आज के दौर के हिसाब से जिस तरह अमीर फैमिली के बिगड़े हुए नौजवान, उसी तरह वो खाती पीती फैमिली का बिगड़ा हुआ नौजवान था जिसका काम लड़ना झगड़ना और इस तरह करना था। वो ये ना बात नहीं जानता था, वो तो बीच में इसलिए कूद पड़ा था कि इन लड़कों को मैं छुड़वा लूँ। खैर वो वापस आ गया और इस बात को भूल गया कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ और क्या नहीं, ना ही उसने इस वाक़ये का किसी के साथ जिक्र किया। तकरीबन 2 से ढाई महीने इस बात को हुए थे कि कुछ लड़के बाकायदा तौर पे इसके देहात के अंदर आए, और उससे पहले शायद वो रैकी करके जा चुके थे, पता करके जा चुके थे कि कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ पे रहता है। और उस दिन उसने किसी काम से दूसरे गांव जाना था और वो अलर्ट होके आए हुए थे इसी गांव में से लड़ने के लिए जो वो नहीं जानता था। वो तकरीबन 7-8 लड़के थे। जब इसने अपना ट्रैक्टर निकाला और रवाना हुआ, अपने गांव से कुछ ही दूर गया था,
कि जो वो लड़के पूरी तैयारी करके आए हुए थे उसके सामने आ गए और उसको रुकने का इशारा किया। उसने ब्रेक लगा दी, उसने कहा हाँ क्या बात है। तो उन लड़कों के ट्रैक्टर को रोकते ही उन लड़कों के चेहरे के तासुरात देख के वो समझ गया था ये अच्छे मूड में नहीं आए, यकीनन ये लड़ाई झगड़े के मूड में। और जिस तरह उनके हाथों में डंडे सोटे थे तो वो समझ गया था। उसने कहा क्या चाहते हो? तो वही लड़का जिसको उसने थप्पड़ मारा था और वो नीचे गिरा था और दूसरा जो धमकी दे के भाग गया था वो पीछे खड़े थे और उन्होंने कहा आज तुझे बताते हैं हम क्या चाहते थे। तुझे कहा था ना तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे भूले नहीं है, नीचे उतर। तो उसने कहा कि लगता है तुम्हें उस दिन वाला मेरा थप्पड़ भूला नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ बेहतर है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नुकसान उठाओगे। तो उन्होंने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी और ऐसे जुमले कहे जिससे वो इश्तियाल में आए, गुस्से में आए और नीचे उतरे। वो भी एक नौजवान था, कड़ियल था, फौरी तौर पे इश्तियाल में आया और ट्रैक्टर से उसने छलांग लगा दी, नीचे उतर आया। वो जैसे ही नीचे उतरा वो लड़के सारे मिलके उसके ऊपर टूट पड़े, डंडों के साथ उसको मारना शुरू कर दिया। वो भी एक कड़ियल जवान भी था, खूबसूरत भी था, लेकिन दिलेर शख्स भी था। उसने लड़ते हुए एक लड़के के हाथ से डंडा छीन लिया और उसके बाद वो भी सबके साथ इस तरह लड़ना शुरू हो गया कि वो 7-8 लड़के थे और ये अकेला था। इसको डंडे पड़ भी रहे थे लेकिन ये भी उनको मार भी रहा था। एक अजीब सा मंजर था जहां पे 7-8 लड़के एक शख्स को मारने की कोशिश करते और वो फुर्ती के साथ घूमता, कभी किसी को कभी किसी को और कभी किसी को जवाबी वार करता। यहां तक कि उसको चोटें लग रही थी, उसको सर में, कंधों पे, कमर पे उसको भी पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हार रहा था, सबको मार ज़रूर रहा था। फ़र्क ये था वो जो मारते थे उनके मारने में इतनी ताकत नहीं होती थी, लेकिन ये जिसको भी एक मार देता था तो वो दोबारा हिम्मत नहीं करता था आगे बढ़ने की। और इस लड़ाई के नतीजे में यकीनन सी बात है, ये कैसे हो सकता है कि खून ना बहे, तो काफ़ी लड़कों के, यहाँ तक कि बशीर के जिस्म पे भी इतनी चोटें आई, सर से भी खून बहने लगा। और उनमें से भी काफ़ी लड़के ऐसे थे जिनको चोटें इस तरह लगी कि उनको भी खून बहने लगा। और इतनी देर में कुछ गांव के लोग भी पीछे से आ गए कि वो लोग जब देखा उन लड़कों ने कि गांव के लोग भी कुछ आ गए हैं तो वहाँ से भाग गए। आते ही उन्होंने बशीर को संभाला, उसको काफ़ी चोटें लग चुकी थीं। उन्होंने बशीर को लिया और जाके उसकी मरहम पट्टी करवाई और सारा कुछ करवाया और उससे पूछा क्या हुआ है। तो उसने वाक़या सुनाया कि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि ये 3 लड़के थे, 2 लड़के थे, एक को मार रहे थे और ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था, मैंने छुड़वाया था। मैं तो इस बात को भूल गया था, लेकिन शायद वो मौके की तलाश में थे। आज मैं जैसे ही निकला तो इस तरह हुआ। तो उसमें से एक शख्स बोला मैं जानता हूँ ये कौन लड़के थे। उसने कहा कौन था? उसने कहा फ़लाँ जो लड़का था, फ़लाँ कपड़ों के अंदर, वो जो फ़लाँ पिंड है उसका, वो जो चौधरी टाइप है उसका बेटा है। तो बशीर ने कहा वो वाला शख्स, वो वाला लड़का? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा यही 2 लड़के थे जिसका तुम कह रहे हो, यही एक था, दूसरे को मैंने थप्पड़ मारा था, और यही एक लड़का था जिसका तुम कह रहे हो चौधरी का बेटा है, ये मुझे धमकी दे के गया था हम तुम्हें देख लेंगे। तो उस गाँव वाले बोले ये बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, तुमने बहुत गलत किया इनके साथ पंगा लेके, ये तुम्हें आगे भी नुकसान पहुँचाएंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एक तो पहली बात है मैं जानता नहीं था ये चौधरी के बेटे हैं, ये कौन है। मैं तो सिर्फ ये जानता था कि ये 2 लड़के मिलके किसी एक कमज़ोर को मार रहे थे। अगर ये 4 होते फिर भी एक मैं समझता बराबरी की लड़ाई है, 1 और वो 2 थे और वो कमज़ोर सा था। तो मैंने तो अपनी तरफ से छुड़वाने की कोशिश की। जब वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे तो मैंने ऐसा किया। खैर गाँव वाले ने उनको समझाया कि तेरी एक ही माँ है जो तेरी खाला भी है, वो ये ज़ख़म, ये सर की चोटें, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और जिनके साथ तू लड़ चुका है वो बहुत ताकतवर हैं, हम चाहे भी तो सब मिलके तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और वो जो इस हद तक लड़ रहे हैं उनके वालिदैन उनको सपोर्ट करते हैं तो वो बिगड़े हैं। अगर वालिदैन उनकी सपोर्ट ना करते तो ये बच्चे कभी भी ना बिगड़ते, क्योंकि उस वक्त लड़के अपने माँ बाप की बात इस तरह मानते थे जैसे सर हुक्म। हर बात ऐसे उनको लगती थी माँ बाप की कि माँ बाप की बात नहीं है, ये हुक्म है जिसकी हमने तामील करनी है। लेकिन वो जो लड़के थे उनकी आदत से, उनकी हरकत से लगता था कि वो बिगड़ गए हैं। और बिगड़ कैसे जाता है बच्चा? जब माँ बाप की सरपरस्ती हो, बच्चा गलत करता है, माँ बाप डांट देते हैं। उस वक्त ऐसा ही माहौल था, लेकिन उस बच्चे को डांटा नहीं गया था
क्योंकि उस चौधरी के बारे में मशहूर था, उसने 3-4 शादियां कर रखी थी, इसलिए उसके बाद बहुत दौलत भी थी, लेकिन जो उसके औलाद थी वो बिगड़ चुकी थी। वक्त गुजरा, खाला बहुत दुखी हो गई। उसने फिर बैठ के उसको समझाया कि तेरा ये ज़ख़म, ये चोटें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैंने तुझे इसलिए अपने से दूर शहर भी नहीं जाने दिया। आज मैं तुझे कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती तेरी उन लड़कों के साथ दोबारा लड़ाई हो या कोई मसला बने, बेहतर है तू शहर चले जा। मैं तेरे बगैर इस तरह भी गुजारा कर लूँगी कि तू शहर होगा, कम से कम मुझे यकीन होगा तू महफूज है। यहाँ तो तू महफूज ही नहीं है और मेरा दिल धड़कता रहेगा तू शहर जा। उसने कहा नहीं खाला, पहले तो मैं चाहता था कि शहर जाऊं, अब मैं इसलिए शहर नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ के कैसे शहर जाऊं। अब वही खाला थी जो कभी रोक रही थी, शहर से भेजना चाहती थी, और ये था कि अब जाना नहीं चाहता था। कुदरत को भी क्या मंजूर होता है कि कुछ दिनों के बाद बुलावा आ गया चौधरी की तरफ से कि बशीर को कहे वो हमारे डेरे पे आए। जब यहाँ पे ये पैगाम पहुँचा तो कुछ बुज़ुर्गों ने कहा कि बशीर को जाना चाहिए, लेकिन अकेला नहीं जाना चाहिए, 3-4 लोग भी उसके साथ जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं वो भी जाएं और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, लड़ाई बढ़े ना। और ऐसा ही हुआ। 4-5 मोअज़्ज़िज़ीन, 2-3 लड़के बशीर को लेकर रवाना हुए और उस चौधरी के पास पहुँचे। वो एक पंचायत सी लगी हुई थी। चौधरी साहब हुक्का चारपाई पे बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोग बैठे थे। ये भी वहाँ पे पहुँचे और दुआ सलाम हुई तो इनके साथ कुछ उस देहात के मुअज़्ज़िज़ीन भी थे, जो बुज़ुर्ग भी थे। चौधरी उनको शायद जानता था, तो बैठने के लिए उनको कहा गया और बशीर से कहा गया तुम खड़े रहो। बशीर के लिए जो भी वो 7 बुज़ुर्ग आए थे उनका हुक्म सर आंखों पे था। उसी वक्त बुज़ुर्गों ने इशारा किया बशीर को, बैठ जाओ। बशीर के लिए बुज़ुर्गों का जो कहना था वो ज़्यादा वो था। बुज़ुर्गों के कहने पे वो बैठ गया। तो इस वक्त उसको वो जो सामने हुक्का पी रहा चौधरी बैठा था, शदीद गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हें मैंने क्या कहा है, खड़े हो जाओ, तुम बैठ क्यों गए? उसने कहा आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे कहा है तो उनकी ताज़ीम में बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी ताज़ीम नहीं की, आपकी ताज़ीम में मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूँ। तो ये बात चौधरी को इतनी अच्छी लगी, जो उसका गुस्सा था आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया कि उसने बदतमीज़ी नहीं की, जिसको बदतमीज़ी समझ रहा था वो समझ गया। शायद उस इशारे को नहीं देखा था जो उसके अपने बुज़ुर्गों ने किया था। माजरा उसके सारा सामने रखा गया, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कुदरत को कहीं और कुछ और मंजूर था। वहीं पे चौधरी की एक बेटी जिसका गुज़र हुआ वहाँ पे मौजूद थी डेरे पे, या क्या हुआ कि उसने बशीर को देखा तो वो अपना दिल दे बैठी। उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि इस खूबसूरत नौजवान कड़ियल जवान को, जिसको पहले बैठने और उठने के लिए कहा गया है, उसको कोई देख रहा है दूर से, और ना सिर्फ देख रहा है बल्कि अपना दिल भी दे बैठा है। कहाँ वो मुजरिम बन के सामने खड़ा था फैसला करवाने के लिए कि उसके हक में या उसके खिलाफ फैसला होता है, वहीं पे कोई दिल भी हार रहा था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था। फैसला तो यही हुआ कि आइंदा के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, आइंदा के बाद आप लोग लड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि चौधरी ने अपने बेटे को भी बुलवाया और उनको गले मिलवा दिया गया। चौधरी का बेटे का गले मिलने का अंदाज ऐसा था कि बशीर समझ गया कि वो दिल से गले नहीं मिल रहा, आज भी उसके अंदर बुग़्ज़ है, आज भी उसके अंदर नफ़रत है। जहाँ वो चौधरी के बेटे से गले मिल रहा था तो वहीं पे कोई और धड़कते दिल के साथ इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि काश इसकी मैं दुल्हन बन सकूं, काश मेरी इससे शादी हो सके। और वो कोई और नहीं, उस चौधरी की बेटी थी। ये सारे अपने गांव को वापस लौट आए और कुछ दिनों के बाद एक पैगाम उसके कानों तक पहुंचा, जो उस गांव की चौधरी की सहेली थी। उसके ज़रिए वो पैगाम इस गांव का एक लड़का था, उसके कानों में पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते उसके कानों तक भी पहुंच गया। ये एक लंबा प्रोसीजर जो 1-1.5 महीना लग गया था, तो वो असल में सिलसिला ढूंढा जा रहा था कि किस तरह उस तक पैगाम पहुंचाया जाए। लेकिन वो पैगाम पहुंचा भी इसलिए क्योंकि वो जिस तरह चौधरी की औलाद लड़का बिगड़ा हुआ था, तो उसकी जो बेटी भी थी वो भी थोड़ी सी बोल्ड कह लें। उस वक्त तो बोल्ड नहीं होती थी लड़कियां, लेकिन जिस तरह कि मतलब इतनी हिम्मत थी उसके अंदर कि उसने बाप के खौफ खाए बगैर, बाप के डर के बगैर, फिर भी पैगाम किसी न किसी तरह के 1.5 महीना बेशक उसको लग गया, लेकिन उसने पहुँचा दिया पैगाम कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वक्त निकाल कर मुझसे मुलाकात करो, मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं तुम्हें
दिल दे बैठी हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। ये क्लियर पैगाम उस तक पहुँचा दिया गया था। उस वक्त का जो मोहब्बत थी वो इस हद तक पाकीज़ा होती थी कि शादी होगी तो मोहब्बत है, शादी नहीं होगी तो मोहब्बत नहीं है। तो उस लड़की ने भी यही पैगाम भेजा था, मैं जो मैं देखा है तो दिल दे बैठी हूँ और इस मोहब्बत का एंड यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आगे कुछ भी होगा हालात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। जब उस तक ये पैगाम पहुँचा तो वो समझ गया कि ये मैं आग है जिसके अंदर मुझे कूदने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ वो लोग और कहाँ मैं, कि एक लड़ाई में खाला जहाँ पे इतनी परेशान हो गई थी, मुझे शहर भेजने लगी थी। ये तो इन देहात वालों का, पिंड वालों का मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट की हुई है कि उनका ट्रैक्टर इस तरह चला कि मैं गुजर बसर कर लेता हूँ, रोटी कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ। अगर मैं इस रास्ते पे चल पड़ा जिस पे आग ही आग है, तो ये आज गाँव वाले जो मेरे साथ चल के गए थे ये भी मेरे खिलाफ खड़े होंगे कि तूने कैसा कदम उठाया कि जिस चौधरी के पास हमें तुम्हें लेके गए थे कि लड़ाई ख़त्म हो, तूने और लड़ाई बढ़ा ली। चौधरी के नोटिस में ये बात आ गई कि तेरा उसकी बेटी के साथ, चौधरी की बेटी के साथ चक्कर है, तो वो तो इस बात को माफ़ नहीं करेगा। तो उसने वापसी ये कहा कि मैं आपकी इस मोहब्बत का जवाब सिर्फ इतना दूंगा, मुझे उसी से मोहब्बत होगी जो मेरी बीवी बनेगी, और वही मेरी बीवी बनेगी जिसको मेरी खाला पसंद करेगी। पसंद करने का हक मैंने अपनी खाला को देख रखा है। मेरे लिए वो जो बेहतर समझेंगी, वो चाहे आप हों या कोई भी हो, जिसको वो बेहतर समझेंगी वही मेरे हक में फ़ैसला करेंगी और मैं आंखें बंद करके उसको कबूल करूँगा। ये जवाब शायद उस शहज़ादी, उस लड़की, उस चौधरी की बेटी के लिए इतना वो नहीं था। उसको एक अपनी इंसल्ट सी फील हुई कि उसने मेरे लिए ये जवाब भेजा है, उसने मुझे इनकार किया है। जिस लड़की को दुनिया तरसती है, लड़कों को पता लगे कि फ़लाँ चौधरी की बेटी है और वो शादी का पैगाम भिजवाए, मोहब्बत का पैगाम, लड़के तो पागलों की तरह भागते आए, और इसने मुझे ठुकराया है। वो भी गुस्से में आ गई, अंदर ही अंदर उसके गुस्सा आया। लेकिन उसको सहेलियों ने उसको कहा, तुम एक दफ़ा उसकी खाला से भी बात करवा के देखो, कोई एक पैगाम इस तरह की बात करके भेजो कि शायद खाला तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेके आए और वो मान जाए। क्योंकि वो उसके अंदर मोहब्बत भी थी, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी थोड़ी गुस्सा भी आना शुरू हो गया था। लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ऐसा भी काम किया। वहाँ की एक खातून थी जिसको पैसे दिए और इस तरह राजदारी के साथ भिजवाया कि जाके उसकी खाला से पता करो क्या वो खाला इस मामले में इंटरेस्टेड है। क्लियर मत कहना कि मैंने पैगाम भिजवाया है, पूछो वो इंटरेस्टेड है। और जब वो औरत पहुंची और जाके उसने उसकी खाला से इस तरह बात की दबे लफ्ज़ों में कि तुम्हें करना चाहिए, और बच्चा जवान हो गया है, तो चौधरी साहब की जो बेटी है वो भी जवान हो गई है, इसकी हम उम्र है, तुम्हें उसके यहाँ रिश्ता भेजना चाहिए। और जब उसने उसकी सारी बातें खाला को बताई तो वो एकदम से डर गई और उसने कहा, कैसी बातें करी हो बहकी बहकी, वो कहाँ और हम कहाँ, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती, मैं ऐसी गलती भी नहीं कर सकती। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो सुलह हुआ और हम लोग इस तरह का रिश्ता लेके जाएं ताकि दोबारा दुश्मनी पैदा हो जाए। सोचना भी ना, आज ये लफ्ज़ मुंह से निकालने हैं, दोबारा मत निकालना। उसने उसको भेज दिया और उसने उसको वापस जाके जब जवाब दिया तो वो और दिल बर्दाश्ता हुई कि इसका मतलब है वहाँ से भी इनकार हो गया। उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम एक तरीके से इसको अपना दीवाना बना सकती हो, अगर तुम इसके ऊपर जादू करो और जादू के ज़रिए इसको अपनी तरफ लेके आओ तो ये ज़रूर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। जादू टोना आज से नहीं, कब से चला आ रहा है, और उस वक्त भी ऐसा हुआ। वो चौधरी की बेटी पहुंची किसी ऐसी अमल करने वालों के पास जिसके अमल से वो इसको अपना दीवाना बना सके, कि वो इसकी तरफ खिंचा चला आए, वो सिर्फ इसी का नाम ले। पैसा था उस लड़की के पास, मुलाजमें भी थीं, जिस तरह वो सोर्स ढूंढ लेती थी इसी तरह सोर्स भेज के पैसे लगा के उसने कोशिशें शुरू कर दी। जहाँ कहीं से उसको पता लगता वो उसके पैसे लगाकर कोशिश करती कि बशीर को अपना बना सके। लेकिन बशीर पे किसी भी बात का कोई असर ना होता, किसी का कोई भी जादू तावीज़ उस पर असर ना करता। उन्हीं दिनों कोई ऐसा आमिल बाबा उसको मिला कि उसने उसको कहा कि मैं उसको पहले बीमार कर सकता हूँ, और जब वो बीमार हो जाएगा तो फिर मैं ही उसका इलाज करने के लिए उसके पास पहुँचूँगा, और उसके बाद मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि वो तुमसे शादी करे, और उसको कायल भी कर लूँगा, उसका दिमाग ऐसा जकड़ दूंगा कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। उस लड़की ने ऐसा ही किया
और उसको पैसे वगैरह दिए और काम शुरू हो गया। वो जो हट्टा कट्टा सा था, बिल्कुल खूबसूरत सा था, कड़ियल जवान सा था, हंसता खेलता था, हर वक्त लोगों के काम आने वाला था, भाग भाग के काम आने वाला था और पूरे गांव का आंखों का तारा था। सबने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बीमार सा रहने लगा है। ऐसा बीमार सा होने लगा है कि वो अब सुस्त सुस्त सा था, ढीला ढीला था। अक्सर वो अब ऐसा होता, जल्द ही थक जाता और लेट जाता। खाला जिसने आहिस्ता आहिस्ता नोट करना शुरू कर दिया कि अब कोई बात जरूर है कि बशीर जो पहले हर वक्त अलर्ट रहता था, टाइम पे उठता था, टाइम पे सोता था, सारा दिन चौकस रहता था, अब वो ढीला ढीला सुस्त है। यहां तक कि बीमार ढीला होते 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 वो बिल्कुल बीमार सा हो गया। उस वक्त के हिसाब से उसका इलाज करवाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं बज़ाहिर तो कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो कहता है ऐसे मेरा दिमाग ऐसे सा लगता है कि मेरा दिमाग सा बंद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। काफ़ी इलाज के बावजूद भी जब वो बेहतर ना हुआ और मुसलसल बीमार रहने लगा तो पता लगा एक हकीम है जो आजकल यहाँ ठहरा हुआ है साथ वाले देहात में, उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उससे कोशिश करते हैं शायद वो इलाज करे। वो बड़ों बड़ों का इलाज करके उनको ठीक कर चुका है। और ऐसा ही हुआ, उस हकीम से रब्ता किया गया और वो जब हकीम आया और उसने उसकी नब्ज़ चेक की और उसको बताया तो उसके कान में उस हकीम ने कहा तुम्हारा एक ही इलाज है, अगर तुम चौधरी की लड़की से शादी कर लो तो तुम ठीक हो सकते हो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मौत की तरफ लेके जाएगी। उसने कहा ये आप बात कैसे कर सकते हैं? उसने कहा तुम्हें शायद नहीं पता कि दुनिया जहान का कोई आमिल पीर फ़कीर नहीं है जिसने तुम्हारे ऊपर जादू नहीं किया। ये तो तुम खुशकिस्मत हो कि अभी तक कुछ नहीं तुम्हें हुआ, लेकिन मेरा जो इल्म कहता है, खुद इसी ने ही जादू किया था, लेकिन वो कह रहा था मेरा जो इल्म कहता है तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है और वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये जादू तुम्हारी जान भी ले सकता है। उसने कहा आप कैसे ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जादू किसी ने किया है मुझ पे और ये जादू की वजह से है? उसने कहा है कि मैं खुद एक अमल करने वाला हूँ और मेरा अमल मुझे ये बता रहा है कि तुम पे किसी ने अमल किया है। तो उसने बहुत ही घूर के बशीर ने उस आमिल की तरफ देखा और उसको कहा क्या कहीं मेरे ऊपर ये जादू आपने तो नहीं किया? उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने किया है या किसी और ने किया है, लेकिन तुम्हारा हल यही है, बेहतर यही है, बग़ैर किसी को बताए तुम उसके राब्ता करो और उससे माफ़ी मांगो और जो वो कहती है मान लो, वरना सिर्फ इतना आखिरी बात मेरी याद रख लो, जो जादू तुम पे चला है वो तुम्हारी खाला पे भी चल सकता है। और तुम्हारी मेरी जो भी बातें हुई हैं जहन में रखना, ये तुमने आउट की, लीक की, तो फिर यही अगला कदम तुम्हारी खाला की तरफ वार होगा। उसने चेक किया, बुज़ुर्गों के सामने उसको दवाई शवाई दी और खाला को बताया और बाहर आके वो कमरे में लेटा था, वो बाहर सारे खड़े थे इंतज़ार में। उसने कहा मैंने दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएगा, और वो चला गया। अब वो अंदर कमरे में लेटा सोच रहा था कि ये मेरे साथ हालात ने क्या किया है। काफ़ी देर सोचता रहा। वहीं पे उसने फैसला किया कि गांव का वो जो बुज़ुर्ग है, मुझे ये सारी बात उस तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा ही हुआ, उसने उस बुज़ुर्ग को अपने पास बुलवाया। उन्होंने कहा आज कुछ बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा बताओ क्या बात है? तो उसने वो सारी बात शुरू से लेके एंड तक जो जो कुछ हुआ था सब उनके उसमें गुजार दिया और कहा मैं इस नौबत तक पहुँच गया हूँ, मुझ पे जादू हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मुझे मशवरा दें। उस बुज़ुर्ग ने कहा है मेरी अक्ल समझ के मुताबिक तुम्हें उस तरफ तो फिर भी नहीं जाना चाहिए, वो तो आग है जिसमें तुम जल जाओगे। रह गई ये सारी बातें, ये तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा कोई यकीन भी नहीं करेगा। तुम ऐसे रास्ते में फंस चुके हो, बताते हो तो लोग हंसेंगे, यकीन नहीं करेंगे, और अमल नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, फलां जगह के अंदर एक देहात है, वहां पे एक बुजुर्ग है, मैं तुम्हें उनके साथ लेके चलता हूं, वहां से तुम्हारा इलाज हो सकता है। उसने उसके साथ प्रोग्राम बनाया कि आप जब कहें मैं हाजिर हूं, वहां चलते हैं और उन बुजुर्गों के पास पहुंचते हैं।
उनने बशीर को साथ लिया और वो वहीं पे पहुंचे और सारी जब कहानी उनको सुनाई गई उन्होंने कहा बिल्कुल बाकी जो बातें उसके नोटिस में नहीं आई थी वो बुज़ुर्ग ने उनको बता दी, जिससे वो दोनों समझ गए कि ये जो हैं अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं लेकिन पहुंचे हुए हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ एक बात से अलर्ट करूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को जो ख़तरा हो सकता है बस कोशिश करना, तुम्हारे ऊपर आगे भी वार किया जाएगा, बस कोशिश करना ये परहेज़ करना और ये पढ़ाई करना, और इन डेट्स के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बाकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पानी पढ़ के दिया और जब को समझाना था समझा गया, वो आया उसने पिया, वो ठीक हो गया और बेहतर होना शुरू हो गया, अपने काम में फिर मसरूफ़ हो गया। लेकिन उन डेटों को दिमाग में भूल गया, उन मंथ को दिमाग में भूल गया जिसमें उन्होंने कहा था ये महीने तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तुम पर कराया जा सकता है, वो उसके दिमाग से निकल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक काम पड़ गया और वो बिल्कुल भूल चुका था उस जादू को, उन बातों को, सारों को। ज़िंदगी एक नॉर्मल एक आम इंसान की तरह गुजार रहा था, ये सब कुछ एक उसको आम सा लग रहा था। लेकिन वहीं पे उसको एक काम सा पड़ा और जो उन बुज़ुर्गों ने उसको कहा था इन डेट्स का केयर करना, बाहर कहीं ना जाना, अपने देहात में ही रहना, तो वो इस बात को भूल के उसने अपना ट्रैक्टर निकाला और चल पड़ा। उसने अपना काम शाम किया, यहाँ तक कि जब वापस लौटने लगा तो उस वक्त काफ़ी शाम हो रही थी और उसको पता था कि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। लेकिन उसने पहुँचना था, हर सूरत में घर पहुँचना था। वो अंधेरे में ही रवाना हो गया, वो ट्रैक्टर पे मज़े के साथ ड्राइविंग करता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना था कि अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। डर ऐसा होता था उन दिनों में भी, वो एक कड़ियल नौजवान था, डरता नहीं था, लेकिन उन दिनों में ऐसा डर होता था कि कोई आपसे ट्रैक्टर ना छीन ले और वहाँ पे चोरी चकारी का खर, क्योंकि अगर वो वहाँ पे स्टे कर लेता तो परदेश था तो ट्रैक्टर चोरी ना हो जाए। उसके दिल में बहुत सारे खदशात थे, खाला घर में अकेली होगी, मुझे पहुँचना है। वो अंधेरे में रवाना तो हो गया, चल तो पड़ा, लेकिन ऐसा हुआ रास्ते में जब एक जगह पे पहुँचा तो उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन मंजर बहुत ही खौफनाक था। जिस रास्ते से वो आ रहा था वो कच्चा रास्ता था, बहुत तेज़ ट्रैक्टर नहीं चला सकता था, लेकिन उस जगह पे एक दरख्त था जो उस रास्ते के आगे गिरा हुआ था। रात का टाइम था, वो अकेला था, जब तक इस दरख्त को ना हटाता यहाँ से वो गुजर ही नहीं सकता था, क्योंकि यही एक कच्चा रास्ता था जो उसको उसके गांव की तरफ लेके जाता। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। ये जो ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ पीछे बांधने के लिए कि किसी चीज़ को खींचने के लिए रस्से या इस तरह की चीज़ें उन्होंने लाजमी रखी होती हैं। तो उसने क्या किया, ट्रैक्टर को इस अंदाज में रिवर्स करके लगाया कि बैक वाला हिस्सा बिल्कुल दरख्त के पास लेके गया और उसने दरख्त को इस तरह बांध दिया कि इसको खींच के साइड पे कर दूँ। वो भी इस ट्रक को खींच ही रहा था कि खींच के उसने साइड पे ही किया था कि वहीं पे उसने देखा एक देहाती सी औरत जो बिल्कुल देहाती कपड़े पहने हुई थी, उसने सर पे गठरी उठाई हुई थी, वो चलती हुई पास आ रही थी और उसने उसको इशारा दिया और हाथ का रुकने का ऐसे इशारा भी दिया और आवाज़ भी दी। वो हटा चुका था और ट्रैक्टर की मोड़ कर वापस रास्ते की तरफ जाना चाह रहा था तो वो रुक गया। उसने कहा हाँ। तो वो लड़की जब करीब आई तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जवान लड़की थी। सर पे उसने एक गठड़ी बांधी हुई थी, रखी हुई थी। उसने कहा अगर तुम्हें बुरा ना लगे, इसी रास्ते पे ही मैंने जाना है, इमरजेंसी है, मेरी माँ बीमार है, तो मैं अगर तुम मुझे अपने ट्रैक्टर पे लिफ्ट दे दो, बिठा लो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। रात का टाइम था, उसने घर पहुंचना था, लेकिन वो ये जानता था कि एक बेचारी नौजवान लड़की जो खूबसूरत भी है और वो मजबूर है, उसकी माँ बीमार है, वो मुझसे लिफ्ट मांग रही है, अगर मैंने ना दी तो कितना गलत बात होगी। एक हमदर्दी भी उसके अंदर थी, उसको डर भी लग रहा था। तो उस लड़की ने कहा डरो मत, मैं मजबूर हूं, मैं जल्द ही आगे उतर जाऊंगी, तुम मुझे आगे मत छोड़ के आना, सड़क पे ही मैं उतर जाऊंगी, आगे मैं पैदल चली जाऊंगी। अगर तुम मुझे ना लेके गए तो इस वक्त कोई भी मुझे सवारी नहीं मिलनी और मेरी माँ शदीद बीमार है, वो मर जाएगी। उसने इस तरह की बातें की कि वो कहता है, उसने कहा बैठ जाओ। ट्रैक्टर के साइड पे जो बड़ा पहिया होता है उसके ऊपर एक बैठने की जगह होती है, उसने उसको वहाँ पे बिठा लिया और खामोशी के साथ ट्रैक्टर उसने चला दिया। उसकी तरफ देखा भी नहीं, बातें भी नहीं की और ट्रैक्टर चलाता गया। ट्रैक्टर चलाते चलाते एक जगह पे धक्का लगा तो उसने वो जो अपनी गठड़ी सी रखी हुई थी वो एकदम से लड़की के हाथ से छूटी और नीचे गिर गई। तो उसने जोर जोर से कहा रुको 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 रुको, मेरी गठड़ी नीचे गिर गई है। उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगा के जाके उसकी गठड़ी उठाई और जैसे ही गठड़ी उठा के उसने सामने की तरफ देखा तो वो लड़की अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी।
ये एक रात का पहर था, एक कच्ची सड़क थी जिसके इर्द गिर्द कोई भी आबादी नहीं थी, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और खामोशी थी। एक ट्रैक्टर था जो इस वक्त स्टार्ट था, उसकी आवाज़ थी, या फिर वो एक गठड़ी थी जो उसने हाथ में उठाई हुई थी। और लड़की की तरफ देखा सामने, तो वो लड़की अपनी जगह पर नहीं थी। वो परेशान हो गया कि लड़की कहाँ गई। अब उसने इधर उधर मुड़ के देखा तो वो लड़की कहीं पे भी नहीं थी। अब उसकी जब निगाह पड़ी तो उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसको लगा कि वो बेहोश हो जाएगा और गिर जाएगा। वो लड़की बिल्कुल सामने वाले दरख्त के काफी ऊंची वाली टहनी पे चढ़ के बैठी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी। वो एकदम से घबरा गया। वो कहता है कि वो गठरी मेरे हाथ से गिर गई और वो जो लड़की थी उसने ऊपर से कहका लगाया। वो जो खूबसूरत सी लड़की जिसको मैंने सिर्फ एक निगाह देखा था, जिसको उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, अब जो मैंने देखा वो उसी तरह खूबसूरत तो है, दरख्त पे भी बैठी है, लेकिन एक चीज़ जिसको देखते ही मेरी दिल की धड़कन ना सिर्फ तेज़ हो गई बल्कि मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। वो ये था, जो उसकी टांगें थीं वो आहिस्ता 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 मेरी आंखों के सामने लंबी होती जा रही थी और नीचे की तरफ आती जा रही थी। पाँव उल्टे नहीं थे, पाँव थे सीधे, लेकिन वो ऐसे लंबे होते 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 नीचे की तरफ होते जा रहे थे। वो शख्स जो कभी ज़िंदगी में डरा नहीं था, जो बहादुर था, जो पहलवानी भी करता था, कसरत जिस्म भी उसका बड़ा पहलवानों की तरह था, जब उसने उस लड़की को की तरफ देखा और उसके पाँव को इस तरह देखा कि वो बड़े होते होते नीचे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और वो कहका लगा रही है, तो उसने गठरी जो पहले उसके हाथ से गिर चुकी थी, भाग के ट्रैक्टर पर बैठा। तो वो पीछे उसने आवाज़ सुनी, रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। उसने पीछे नहीं देखा, उसने ट्रैक्टर भगाना शुरू कर दिया। उसको कहकों की आवाज़ आती रही लेकिन वो भगाता गया। वो आखिरी मंजर था जो उसकी आंखों ने देखा था, उस लड़की को दरख्त के ऊपर बैठा हुआ और उसकी टांगें जो थीं फुल नीचे होती हुई उसने देखी थी। और आखिरी जुमला जो उसका था, उस लड़की का ये था कि अब तुम बच नहीं सकोगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। उसका जुमला जो लिखा हुआ था स्टोरी के अंदर वो ये था कि अब तुम बच नहीं सकोगे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं भूल रहा हूँ, इस तरह का एक जुमला था, यानी उसका मतलब ये बनता था कि ये बस आखिरी मौका है जो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने ट्रैक्टर इतना तेज़ी से भगाया, उसको धक्कों का ख्याल नहीं रहा, उसकी टूटी हुई सड़क का ख्याल नहीं रहा, वो भगाता रहा भगाता रहा भगाता रहा। और जब अपने घर पहुंचा तो उस वक्त तक काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन वो बुखार में मुब्तला हुआ। सुबह जब उठे खाला ने देखा तो वो बुखार में तप रहा था, उसको बहुत तेज़ बुखार था। वही बुज़ुर्ग पहुंचे जो उसको पीर साहब के पास लेके गए, उनको बुलवाया गया तो उसने बैठ के सारा हाल सुनाया कि इस तरह एक लड़की थी, बिल्कुल देहाती से कपड़े थे, उसने एक गठरी सी थी, एक आम सा कपड़ा था बहुत ही, जिसका रंग फेड हो गया था, पुराना हो गया था। उसके अंदर बंधी हुई गठरी थी, क्या था मैंने नहीं देखा, सर पे रखी हुई थी, लेकिन उसके नक्श ऐसे थे जैसे बहुत ही हसीन और जमील हो। लेकिन मेरे अंदर आपको पता है कि शर्म व हया है, उसने कहा कि मैं उसको गौर से नहीं देख सका। इतना मुझे याद है, उसका चेहरा बहुत हसीन था, रंग ऐसा था जैसे चांद की तरह सा कलर हो, बहुत ही वाइट फेयर कलर था उसका। लेकिन मैंने उसको उस वक्त एक तरस खा के बिठा लिया, इससे ज़्यादा उसका नहीं देखा। लेकिन जिस वक्त उसको दरख्त पे बैठे हुए देखा था तो इतनी जल्दी इंसान तो कोई दरख्त पे पहली बात इस तरह चढ़ ही नहीं सकता रात के इस पैर, और जितनी ऊंची टहनी पे वो बैठी थी वहाँ पे तो मैं भी नहीं चढ़ के बैठ सकता। लेकिन उस वक्त जब उसकी टांगें लंबी होती, पाँव टांगें लंबी होती होती ज़मीन की तरफ आ रही, तो मैं समझ गया ये इंसान नहीं कोई और मखलूक है। लेकिन उसका आखिरी जुमला जो मेरे कान में था कि रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे, मैंने फिर भी भागने की कोशिश की तो आखिरी जुमला यह था कि बस ये आखिरी दफ़ा था, अब तुम नहीं बचोगे। उसको 4-5 दिन बुखार रहा, उसका इलाज होता रहा, वो ठीक तो हो गया, लेकिन कहते हैं कि बशीर अब अजीब सी, अल्लाह खैर, अजीब सी हालत में आ गया था। वो किसी से बोलता नहीं था, दिल की बात किसी को बताता नहीं था, खामोश रहता था। उसने उस बुज़ुर्ग से, उसी के साथ जिसके साथ किया था, उसको कहा मेरे साथ प्रोग्राम बनाइए, हम उस पीर साहब के पास दोबारा चलते हैं, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा अब तुम ठीक हो गए हो, मैं तुम्हें एक बात अब कहता हूँ, उस वक्त नहीं की। उन्होंने इन डेटों में बाहर जाने से तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम शायद भूल गए थे और इन डेटों में तुम बाहर चले गए हो। तब उसको याद आया कि वाकई ये तो वो डेटें थी जिस पे, वो महीने थे जिस पे उन्होंने कहा था तुमने शहर से, अपने देहात से बाहर नहीं जाना, लेकिन वो बाहर चला गया था। तो उसने कहा अगली डेट भी जो आ रही है उसमें भी हम बाहर नहीं जा सकते, अभी ये महीना जो है हम नहीं जा सकते, लेकिन मजबूरी ऐसी है, तुम कहते हो तो ठीक है, हम 2 दिन बाद वहाँ पे चलते हैं।
2 दिन के बाद प्रोग्राम तय हो गया कि वो सुबह ही सुबह निकलेंगे और शाम होने से पहले वो वापस आ जाएंगे। और जब सुबह ही सुबह वो बुज़ुर्ग उसके घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो वो सोया रहा। जब वो ना उठा तो मजबूरन खाला उठी और उसने दरवाज़ा खोला और सलाम दुआ के बाद पूछा, बशीर कहाँ है, उसको उठाएं, आज हमने कहीं जाना है। उसने कहा वो तो सो रहा है। तो उसने कहा अभी तक वो कैसे सो रहा है, वो तो टाइम का पाबंद है, उसने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया था, जाएं जाकर उसको जगाएं। और खाला जब उसको जगाने के लिए गई तो एक हैरत अंगेज़ बात थी, जो ठीक भी हो चुका था, जिसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं था, वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको क्या हुआ था, उसके साथ रात को क्या गुजरी थी, क्योंकि उसने टाइम पे खाना खाया था, वो कुछ दिनों से खामोश तो था। उसने उस बुज़ुर्ग से ये भी कहा था कि कुछ दिनों से मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ अजीब सा हो रहा है। उसने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा जब पीर साहब के पास मुझे लेके चलेंगे मैं वहाँ पे बताऊँगा, कुछ अजीब सा हो रहा है। बताया उसने नहीं था, लेकिन रात टाइम पे उसने खाना खाया था और नॉर्मल होकर सोया था, लेकिन सुबह वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, वो मर चुका था। गाँव वालों ने मिल के उसको सुपुर्दे खाक तो कर दिया, दफन तो कर दिया, लेकिन इस कहानी का जिस तरह ये एंड हुआ था, तो उस बुज़ुर्ग ने उस खाला को भी बिठा के और सारे पिंड वालों को बिठा के वो सारी बात बता दी थी, शुरू से लेके एंड तक, कि ये कुछ हुआ है और ये कुछ मुझे बशीर ने खुद बताया था। मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने और मैंने, क्योंकि खाला ने बताया था कि ये सुबह उठाने आए थे और इन्हें कहीं जाना था, तो उसने इस वजह से सारी कहानी सुना दी कि हमने इस बुज़ुर्ग के पास जाना था और ये हमारा प्रोग्राम तय हुआ था, कुछ दिनों से कुछ महसूस कर रहा था और बताना भी चाह रहा था। शायद उस दिन वो उठ जाता तो हम उस पीर साहब तक पहुंच भी जाते और इसका कोई हल भी निकाल पाते। रात ही रात को क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं आ सकी। क्या उसके साथ गुजरी, उसके साथ क्या हुआ, उस रात उसकी खाला ने भी कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, खामोशी के साथ ही वो दुनिया से चला गया। लेकिन ये राज अपनी जगह पे राज ही रहा। उस रात ही क्या हुआ, क्या वो उसने, उस चुड़ैल ने, उस जिन ने उसको जो धमकी दी थी कि आखिरी दफ़ा मौका है, अब नहीं बचोगे, उसकी वजह से हुआ था, वो जो पीछे बैठी जादू करवा रही थी उसकी वजह से हुआ था, या क्या हुआ था, ये किसी को समझ नहीं हो सका। और ये एक उलझी हुई जो कहानी थी इस तरह अख्ताम पजीर हुई कि सब दुखी हो गए। एक गांव का खूबसूरत नौजवान, सबका दुख सुख बांटने वाला, ख्याल रखने वाला, हमदर्द इंसान, इस तरह अल्लाह को प्यारा हो गया था। ये जब कहानी उन्होंने मुझे भेजी तो मैं खुद भी अजीब सा हो गया था। मैंने कहा बहुत अजीब सी कहानी है। उन्होंने कहा हाँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये आज भी इस कहानी को सुनाते हुए दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने एंड पे जब कहानी ख़त्म हुई और मेरी बात हुई तो मैंने कहा नाम क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आज भी उसका नाम लिया जाता है तो सारे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हो सकता है हमारे पुरखों में, बुज़ुर्गों में से भी कोई बैठ के आपकी कहानी सुन ले तो वो दुखी हो जाएगा। कहानी तो उनको समझ आ जाएगी, उसका नाम सिर्फ बशीर कह दीजिएगा। मैंने कहा आप मुझे ऐसा नाम बताइए जो उसके नाम से बहुत मिलता जुलता हो। उन्होंने कहा इसलिए बशीर आपको नाम बताया है। हो सकता है, ये उनके अल्फाज है, हो सकता है असली उसका नाम हो सकता है उसका मिलता जुलता नाम हो। बहरहाल एंड पे ये कहानी के ज़रूर कहिएगा कि सबसे कहिएगा कि दुआ करें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। बिल्कुल जी, मैं हमेशा सबके लिए कहता होता हूँ अल्लाह ताला बशीर की बख्शिश करे और अल्लाह ताला उसको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये कहानी थी जो मुझे इंडिया से भेजी गई और एज़ इट इज़ वो कहानी मैंने उनकी सुना दी। कहानी सुनाते हुए एंड पे जब मैंने पढ़ के उनसे बात की, वो बहुत दुखी भी हो गई थी, फीमेल थी जिनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा एक और स्टोरी भी है जो मैं आपको भेजूंगी जी, ज़रूर वो भी भेजिए, इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आप भी अपनी कहानी मुझे प्रोग्राम में भेजना चाहते हैं तो मुझे वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजें, एक ही लंबा मैसेज बना के, या फिर मुझे आप लिख के भेजें, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरे व्हाट्सअप पर आपने कहानी भेजनी है और कहानी भेजने के बाद नीचे उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में स्टोरी आपने लाजमी लिखना है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313 66 555 00, और जो पाकिस्तान से हैं वो कोड मिलाए बगैर डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 66 555 00। इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज भी इतना मज़े में नहीं हूँ, आपको बोलने से और बात करने से अंदाज़ा हो रहा होगा काफ़ी अभी भी अपसेट हूँ, बीमार हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।